वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मैं विस्फोट में 4 विषयों का विश्लेषण करूंगा। मेरा पहला विषय होगा दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता ओलंपिक, जो कि आज से शुरू हुआ है। मेरा दूसरा विषय होगा राज कुंद्रा और उनसे जुड़ा हुआ मामला। तीसरा विषय जिस पर मैं विश्लेषण करूंगा वो होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट जो शुरू हो चुका है, वो है द 100। और मेरा अंतिम विषय जिस पर मैं विश्लेषण करूंगा वह विषय होगा स्पाईवेयर से जुड़ा हुआ NSO और पेगासस मामला। मैं सबसे पहले आता हूं अपने पहले विषय पे और बात करता हूं ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 200 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। 200 से ज़्यादा देश और 1000 से ज़्यादा प्रतियोगिता वाला यह दुनिया का इकलौता स्पोर्ट्स इवेंट है, इकलौता खेल प्रतियोगिता है जो कि हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यहाँ पर एक बात जानने की ज़रूरत है, ओलंपिक्स जो है वो मुख्यतः दो तरह से दो रूप में होता है। एक होता है विंटर ओलंपिक और एक होता है समर ओलंपिक। जैसा कि नाम से ही साफ है, नाम से ही क्लियर है, विंटर ओलंपिक जो है वो विंटर में होता है, वो शीतकालीन में होता है। जबकि समर ओलंपिक जो है ये समर में होता है, ये ग्रीष्मकालीन में होता है, गर्मी के समय में होता है। और यह दोनों प्रतियोगिता 4 साल में एक बार होता है। उदाहरण के तौर पे अगर विंटर ओलंपिक 2000 में होगा तो अगला विंटर ओलंपिक 2004 में होगा। समर ओलंपिक अगर 2002 में होगा तो अगला समर ओलंपिक 2006 में होगा। इसी तरीके से 4-4 साल का गैप करके होगा। और एक विंटर ओलंपिक और एक समर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक पहला विंटर ओलंपिक जो है वो 2000 में है, तो दूसरा समर ओलंपिक जो है वो 2002 में होगा। अर्थात एक विंटर ओलंपिक और एक समर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप, और एक विंटर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक या फिर एक समर ओलंपिक और एक समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप होता है। यह इस ओलंपिक का फॉर्मेट है, यह इस ओलंपिक का प्रारूप है। इसके अलावा 2 और ओलंपिक होते हैं, एक पैरा ओलंपिक होता है और एक यूथ ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक उन लोगों के लिए होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं होती है। जबकि यूथ ओलंपिक 14 से 18 वर्षों के लोगों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब मैं बात करता हूँ ओलंपिक करवाया किससे जाता है, कौन इसका संस्थान है, कौन इसका गवर्निंग बॉडी है जो कि ओलंपिक करवाता है। तो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह 4 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। और इस बार का जो ओलंपिक है वो 2020 का ओलंपिक है, क्योंकि हम लोग और दुनिया जान रहा है कि कोरोना के कारण से अभी पूरे विश्व में महामारी चल रही है। और वर्ष 2020 में भी यह महामारी चल रही थी, क्योंकि यह कोरोना 2019, 2020, 2021 ये सारे वर्षों में चलता आ रहा है, जिसके कारण से पिछले वर्ष होने वाला ओलंपिक्स स्थगित कर दिया गया था और उसे 2021 में टाल दिया गया था कोरोना के कारण। लेकिन इस बार भी कोरोना की स्थिति जैसे कि तैसे है, वैसी ही है जैसा पहले था, या फिर उसमें थोड़ा बहुत सुधार है या फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। लेकिन 2020 का जो ओलंपिक समर ओलंपिक था वो 1 वर्ष एक्सटेंड होकर, 1 वर्ष स्थगित होकर, 1 वर्ष आगे बढ़कर 2021 में आयोजित होना था। लेकिन इस बार भी कोरोना का वही महामारी, वही तबाही था, लेकिन फिर भी इस बार ओलंपिक को स्थगित नहीं किया गया और वर्ष 2020 का ओलंपिक वर्ष 2021 में हो रहा है। अर्थात हमें यहाँ पे ये जानना होगा या ज्ञान रखना होगा या ध्यान रखना होगा कि यह जो ओलंपिक है ये वर्ष 2021 का ओलंपिक नहीं है, ये वर्ष 2020 का ओलंपिक है जो 2021 में हो रहा है। अर्थात यह ओलंपिक समर ओलंपिक वर्ष 2020 है, यह ओलंपिक 2020 है। और यह आयोजित हो रहा है एशिया के देश जापान की राजधानी टोक्यो में। और टोक्यो में कोरोना के कारण से, चूँकि वहाँ पे जापान में और टोक्यो में भी कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से टोक्यो में ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लगा दिया गया है। और यह ओलंपिक बिना दर्शकों के साथ
हो रहा है, यहाँ पे दर्शकों की एंट्री बैन है। कोरोना के कारण यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ी और उनसे जुड़े हुए लोग और ओलंपिक से जुड़े हुए लोग सदस्य ही हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे, और आम दर्शक जो है इसे टीवी पे या फिर अलग अलग माध्यम से, डिजिटल माध्यम से देख सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू देख सकता है। तो यहाँ पर दर्शकों की एंट्री ओलंपिक्स में नहीं है कोरोना के कारण। और यह ओलंपिक आज से शुरू होकर अर्थात 23 जुलाई 2021 से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। अर्थात यह 17 दिन का ओलंपिक है जो कि आज से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक, इस वर्ष के अगले महीने के 8 अगस्त तक चलेगा। और यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही है, और इसमें 206 देश और 1000 से ज़्यादा प्रतियोगिताएं शामिल है, और जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। और भारत के भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर गए हैं और यहाँ पर अपने आप को यहाँ पे प्रतियोगी बनाए हैं, और यहाँ पे वो जीत के प्रबल दावेदार के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। और आतंक समाचार भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, भारत भी चाहता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार जीते। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यह जो ओलंपिक हो रहा है ये पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए एक सुखद अनुभव रहे, एक बेहतर अनुभव रहे। लोग यहाँ पे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित न हो, अच्छे तरीके से सारा खेल आयोजित होता रहे, और भारत अलग अलग खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार जीतता रहे। यही आतंक समाचार की उम्मीद है, यही आतंक समाचार उम्मीद करता है। और आतंक समाचार अपने सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता है, और ओलंपिक समिति को, ओलंपिक संगठन को और पूरे ओलंपिक्स के खिलाड़ी को और ओलंपिक के सदस्य को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता है कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा आगे से आगे बढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार जीतें और कोरोना से भी लड़ते रहें, कोरोना से भी बचते रहें। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे विषय पे और बात करता हूँ राज कुंद्रा और उनसे जुड़े हुए मामले का। राज कुंद्रा एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है अभी भारत के इस समाचार दौर में। भारत के इस समाचार दौर में राज कुंद्रा एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आज यह सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर क्या मामला है और यह मामले को भारत सरकार किस तरीके से देख रही है, भारत के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, इस विषय पे अब मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले चूँकि यहाँ पर बात आ रही है, चूँकि हमारा जो विषय है वो राज कुंद्रा और उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि राज कुंद्रा हैं कौन। तो राज कुंद्रा का ओरिजिनल नाम, असली नाम, वास्तविक नाम जो है वो रिपुसूदन कुंद्रा है, और इनके पिता बालकृष्ण कुंद्रा और माता उषा रानी कुंद्रा। रिपुसूदन कुंद्रा के पिता बालकृष्ण कुंद्रा और माता उषा रानी कुंद्रा है, और इनका जन्म अर्थात रिपुसूदन कुंद्रा का जन्म 9 सितंबर 1975 को लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था, और यही राज कुंद्रा के नाम से जाने जाते हैं। रिपुसूदन कुंद्रा बन गए राज कुंद्रा, इन्हें राज कुंद्रा के नाम से जाना जाता है। इनकी शादी वर्ष 2009 में, इनकी दूसरी शादी वर्ष 2009 में भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अर्थात अश्विनी शेट्टी से हुआ था, जिसे हम लोग शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। शिल्पा शेट्टी का वास्तविक नाम अश्विनी शेट्टी है, जो बाद में शिल्पा शेट्टी के नाम से फिल्म जगत में फेमस हुई। तो इनकी शादी 2009 में शिल्पा शेट्टी से हुई थी। हालांकि इनकी पहली पत्नी जिनसे इनका तलाक हुआ था उनका नाम कविता कुंद्रा था, और इनके अर्थात राज कुंद्रा के 3 बच्चे हैं। अब मामला बात करते हैं उस मामले की जिससे ये सारा विषय बन चुका है। राज कुंद्रा आज एक विषय बन चुके हैं। राज कुंद्रा आज एक मीडिया जगत में और भारत के जगत में और विश्व के पटल पे एक विषय बन चुके हैं। यहाँ पे विषय है राज कुंद्रा का व्यापार। राज कुंद्रा का एक ऐसा व्यापार जो आज उनके लिए एक मुसीबत का कारण बन चुका है, मुसीबत का एक जड़ बन चुका है। मैं उस चीज़ पे आकर बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि राज कुंद्रा जो है वो एक व्यापारी है, वो एक बिजनेसमैन है। वो अलग अलग बिजनेस में अपना किस्मत आजमा चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट की फ्रेंचाइजी की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, भारतीय
क्रिकेट का IPL जो होता है उसमें ये राजस्थान रॉयल्स का फ्रेंचाइजी तक ले चुके हैं और ये अलग अलग चीज़ों में अपना बिजनेस व्यापार जो है वो फैलाते रहते हैं, किस्मत आजमाते रहते हैं। इन्हें वर्ष 2019 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला था। वर्ष 2020 में इन्हें वर्ष 2019 का स्वच्छ भारत मिशन के तहत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि यह एक बिजनेसमैन है, यह एक व्यापारी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो IPL की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों की बात हो, यहाँ पर ये अपना व्यापार करते हैं। ये शॉल के व्यापारी भी थे, ये शॉल से अपना व्यापार शुरू किए थे, शॉल के व्यापार से अपना किस्मत आजमाना शुरू किया था व्यापार के जगत में। और अब ये अलग अलग, चाहे वो IPL फ्रेंचाइजी की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों की बात हो, वहाँ वहाँ ये अपना व्यापार करते हैं। लेकिन इनका जो मौजूदा मामला है वह व्यापार ऐसा व्यापार है जो इनके लिए एक मुसीबत का कारण बन चुका है, और वह व्यापार जो है वो पॉर्न वीडियो का है, अश्लील सिनेमा बनाने का यह सारा मामला है। जैसा कि बताया जा रहा है और जैसा कि छानबीन में पता चला है, भारतीय एजेंसियों को, भारतीय जांच एजेंसियों को छानबीन में पता चला है कि ये पिछले लगभग 1.5 से 2 साल में यह इसी पॉर्न बिजनेस में अपना किस्मत आजमा रहे थे, इसी पॉर्न बिजनेस में अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे थे, और यह पॉर्न बिजनेस को आगे लेते हुए अपने आप को, अपने भविष्य को इसी पॉर्न बिजनेस में देख रहे थे और अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैला रहे थे। तो इसमें समस्या क्या है? बिजनेस है तो बिजनेस है, क्या दिक्कत है? बात आती है पॉर्न बिजनेस की, बात आती है अश्लील बिजनेस की। अश्लील बिजनेस पे फिर यहाँ पर भारतीय सरकार को, भारतीय संविधान को आपत्ति है। भारतीय संविधान और भारतीय सरकार के तहत अश्लील बिजनेस भारत में बैन है, कहें तो प्रतिबंधित है, जिसके कारण से आप भारत में अश्लील बिजनेस, अश्लील व्यापार नहीं कर सकते। क्योंकि यह एक व्यापारी थे, मंजे हुए व्यापारी थे, और ये पहले से भी विवादों में रहे हैं, चाहे वो IPL फ्रेंचाइजी की बात हो, राजस्थान रॉयल्स के साथ भी इनका वित्तीय अनियमितता और बहुत सारी चीज़ें हुई है, जिसके कारण से पहले भी जांच एजेंसियों के शिकंजे में रहे हैं। हालांकि वहाँ पे ये बच गए, इन पे आरोप लगते हैं, या फिर कुछ लोग कथित तौर पे कहते भी हैं कि यहाँ पे सेटिंग से और घूस देकर वहाँ पे बच गए थे, क्योंकि ये शुरू से ही एक तरीके से आरोपी हैं, शुरू से ही ये गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इनकी सेटिंग है, चूँकि ये घूस देने की औकात रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर वरिष्ठ अधिकारियों को खरीद सकते हैं और ख़रीद लेते हैं, जिसके कारण से ये बचते आए हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में ये फंस चुके हैं, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे वो जनता की बात हो, अब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं और आज ये पुलिस कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बात आती है कि पॉर्न बिजनेस जो है वो भारत में लीगल तौर पे बैन है। तो यहाँ पे ये, चूँकि ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो इन्हें ये सारा कुछ पता था, इसलिए इन्होंने अपने इन सारे बिजनेस को इंग्लैंड में रजिस्टर करवाया था अपने एक रिश्तेदार के नाम से, और बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा था। और ये जो भी पॉर्न बनाते थे वो बनाते तो भारत में थे, लेकिन इसे अपलोड अपने इंग्लैंड के कंपनी के द्वारा, इंग्लैंड के कंपनी के तहत उस ऐप पर करते थे, जो कि यहाँ से रजिस्टर नहीं, इंग्लैंड से रजिस्टर थी। तो यहाँ पे चूँकि इंग्लैंड में ये सारा कुछ अवैध नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, इसके कारण से ये सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। लेकिन चूँकि यह सारा शूटिंग जो है वो भारत में हो रहा था, इसलिए भारतीय सरकार ने यहाँ पे जांच किया और बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया। उस आरोप पे भारतीय सरकार ने, भारतीय जांच एजेंसी ने जांच किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, जिसके बाद पता चला कि ये सारा चीज़ हो रहा है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर आता है कि गिरफ्तारी तो हो गई, ये पुलिस कस्टडी में चले गए, इनसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार हो गए, हिरासत में चले गए। तो अब बात आती है कि क्या यह चीज़ वास्तव में गलत है? क्या मैं उन सारे चीज़ों में डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इनकी कंपनी का नाम क्या है, इनका बिजनेस के रिश्तेदार कौन कौन से लोग चले गए, मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको और भी जगह पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बात करूँगा उस पहलू पे जिस पर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं या फिर बात करते ही नहीं हैं। मैं बात करूँगा
कि क्या सही में वास्तव में राज कुंद्रा जो हैं वो गलत काम कर रहे थे, क्या पॉर्न बनाना गलत काम है। हाँ, संविधान के तौर पे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो यह पॉर्न बनाना जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन गैर कानूनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी हैं। अगर कोई इंसान अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर अपनी नौकरी भी नहीं करता है तो वो भी एक तरीके से अनैतिक और गैर कानूनी माना जा सकता है। अनैतिक तो माना ही जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पॉर्न की बात करें, अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से पॉर्न बना रहा है या फिर बनवा रहा है तो यहाँ पर हम उसे अनैतिक कहीं ना कहीं मान सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी तो नहीं मान सकते। अनैतिक पे भी बहस करने की ज़रूरत है, लेकिन गैर कानूनी की बात नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्वेच्छा की बात है। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ को भी हमें कंसिडर करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो राज कुंद्रा के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राज कुंद्रा ने उनके साथ ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से उनका पॉर्न बनवाया है, चाहे वो वित्तीय दबाव डालकर या फिर बहुत सारे अलग अलग दबाव डालकर। तो आतंक समाचार यहाँ पे बिल्कुल कहता है कि अगर ऐसा मुद्दा है और ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे राज कुंद्रा जो हैं वो अनैतिक और इलीगल और हर तरीके से गलत हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पॉर्न के नाम पे अगर सारे चीज़ों को अगर हम सही तरीके से देखें, सारी चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करें तो सीधा ये कह देना कि पॉर्न बिजनेस करना या फिर पॉर्न वीडियो बनाना गलत है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब से पिछले 3-4 दिन से ये राज कुंद्रा का केस आया है और जो भारतीय नागरिक राज कुंद्रा को ट्रोल कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनमें से 90%, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो पहले यह देखना चाह रहे थे या फिर पहले यह देखते हैं कि ये राज कुंद्रा का ऐप कौन सा है जिस पर ये सारे वीडियो अपलोड होते थे। तो वहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट उसी की तरफ था। उनका इंटरेस्ट इस पर नहीं था कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट उसी चीज़ पे था कि राज कुंद्रा का बिजनेस में देखना है कि वो चीज़ें क्या हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जो है आज भी इस हैवान समाज का कहीं ना कहीं एक रूप दिखाता है। आज भी हम लोग या फिर बहुत सारे लोग, मैं सारे पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 90% लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर गए कि आखिर ये कौन सा ऐप है जो मैं पहले सर्च कर लेता हूँ उसके बाद देखूँगा। तो पहले इन्हें वो सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि असल इंटरेस्ट इनका उधर था। राज कुंद्रा तो इनके सेकेंडरी इंटरेस्ट थे, क्योंकि राज कुंद्रा का व्यापार जो था वही यहाँ पे इनको देखना था। बहुत सारे मीडिया हाउस ने उस ऐप का नाम बताया, बहुत सारे मीडिया हाउस उस ऐप का नाम नहीं बताया, या फिर अलग अलग जगह से इन्हें उन सारे ऐप का पता चला। और ये लोग जो तथाकथित बहुत बड़े समाज सेवी और बहुत बड़े सामाजिक आंदोलनकर्ता बन रहे थे, ये लोग उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर गए और यहाँ पर इन लोगों ने राज कुंद्रा का बस मज़ा लिया और कुछ नहीं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हाँ, राज कुंद्रा ने गलत काम किया है, वो व्यापार गलत तरीके से किए हैं। लेकिन हाँ, अगर पॉर्न बिजनेस की बात करें, पॉर्न व्यापार की बात करें, तो यहाँ पे हमें सोचने, बहस करने, वार्ता करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भारतीय एजेंसी को, अलग अलग एजेंसी को, सामाजिक संस्थान को और अलग अलग जुड़े हुए अलग अलग संस्थान को बात करने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में पॉर्न बिजनेस जो है वो गलत है या फिर सही है। क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनैतिक है, लेकिन हम उस पर कहीं ना कहीं सही तरीके से डिस्कशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ अपने आप को देखते हैं कि हम लोग सामाजिक हैं, तो हम लोग को इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करना चाहिए। जबकि जो असली सामाजिक लोग हैं, जो वास्तव में सामाजिक है, जो वास्तव में समाज की हित की बात सोचते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं करते, जिसके कारण से हमें उन सारी चीज़ों पर एक ही पहलू पता चलता है जो एक धारा बन चुका है, एक धारा बन चुका है। तो हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, राज कुंद्रा पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वो गिरफ्तार हैं, उन्हें और आगे जांच करते रहना चाहिए, उन पे जांच करते रहना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को उसके अनुसार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और जैसा भारतीय जांच एजेंसी को लगे उसको उस आधार पे राज कुंद्रा पे और राज कुंद्रा से जुड़े हुए अलग अलग लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे विषय पे और बात करता हूँ क्रिकेट के नए फॉर्मेट द 100 का। क्रिकेट का नया फॉर्मेट द 100 क्या है? क्रिकेट एक ऐसा खेल जो
भारत में और भारत के साथ साथ दुनिया में एक दूसरा धर्म बन चुका है। कम से कम भारत में तो यह एक दूसरा धर्म और एक नए धर्म के तौर पे देखा जाता है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक नए धर्म के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि सारे देश में नहीं, लेकिन हाँ, भारत की बात करें, विशेष रूप से भारत की बात करें, तो यह एक नया धर्म, एक अलग धर्म के तौर पे देखा जाता है। और क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो 5 दिन के क्रिकेट अर्थात टेस्ट मैच क्रिकेट से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और वो पहले 5 दिन नहीं, 3 दिन भी हुआ करता था, 4 दिन का भी हुआ करता था, और अभी जो टेस्ट क्रिकेट है वो 5 दिन का होता है। अर्थात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट की शुरुआत टेस्ट क्रिकेट से आधिकारिक तौर पे हुई थी। उसके बाद यह टेस्ट क्रिकेट से एक दिवसीय में आया, जहाँ पर जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के खेल होते थे वो एक दिन में बदल गए। पहले 60-60 ओवर, फिर 50-50 ओवर, आज के समय में ये 50-50 ओवर का एक दिन का होता है, जो लगभग 7 से साढ़े 7 घंटे का समय लेकर चलता है, जो 7 से साढ़े 7 घंटे में होते हैं। फिर एक दिवसीय से हम लोग T20 की तरफ आए। T20 नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे 20-20 20-20 ओवर के खेल होते हैं। जो 50 ओवर के थे वो अब 20 ओवर के खेल होने लगे, वो 20 ओवर का खेल हो गया, और ज़्यादा इसको छोटा कर दिया गया। पहले टेस्ट, फिर एक दिवसीय, फिर T20, जो 2.5 से 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और यह 20-20 ओवर का, यहाँ पर एक इनिंग, एक टीम जो है वो 20 ओवर खेलता है। फिर जब 2020 आया तो फिर लगा कि जो टेस्ट मैच है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अब टेस्ट मैच की तरफ नहीं रहा, क्योंकि टेस्ट मैच जो है वो ज़्यादा समय ले रहा है और 2020 बहुत कम समय ले रहा है। और 2020 के और भी अलग अलग फॉर्मेट आ गए, जैसे IPL या फिर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट आते चले गए, जो दर्शकों का इंटरेस्ट समय के अनुसार और ज़्यादा बढ़ाता चला गया, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है, और यह जो है वो 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटे में फुल इंटरटेनमेंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच धूमिल होता चला गया, और जब टेस्ट मैच धूमिल होता चला गया तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने, ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टेस्ट मैच को जिलाने के लिए, फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लाया, जिसका पहला संस्करण हो चुका है, जिसमें भारत रनर अप रहा और न्यूजीलैंड जीता। लेकिन फिर भी लोग उसके तरफ नहीं गए, दर्शकों की संख्या उसके तरफ नहीं गई, क्योंकि रहा तो वो 5 दिन का ही खेल, और यहाँ पे मेन मुद्दा है समय का, और ये सारी चीज़ें आती है। तो फिर यहाँ पर एक नया फॉर्मेट आया, क्रिकेट का एक और छोटा फॉर्मेट आया, जहाँ पे 2020 अभी तक का सबसे छोटा फॉर्मेट था। हालांकि न्यूजीलैंड और कुछ ऐसे देश है जहाँ पे 10-10 ओवर के भी मैच होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती है। हालांकि अभी भी सबसे छोटा फॉर्मेट 10-10 ओवर का है, लेकिन वो उतना ज़्यादा विश्वव्यापक नहीं है। तो 2020 ही अभी सबसे छोटा फॉर्मेट चल रहा था। लेकिन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन ने, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फॉर्मेट शुरू किया, जो अब 20-20 ओवर अर्थात 120 बॉल, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो 20 ओवर में 120 बॉल, 120 और 120 बॉल के जगह पे अब 100 बॉल का एक नया क्रिकेट फॉर्मेट इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया, और इसी का नाम है द 100, जो 2.5 से 3 घंटे के अंदर, यह 2020 से भी कम, 2.5 से 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाने वाला एक फॉर्मेट है। ये है द 100। द 100 जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह 100 बॉल का, 100 गेंद का, 100 ओवर का नहीं, 100 गेंद का मैच है, जहां पर एक इनिंग जो है, एक पारी जो है वो अधिकतम 100 गेंद की होगी। अगर उससे पहले प्लेयर आउट हो गया या उससे पहले प्लेयर टीम जीत गई तो खेल खत्म हो जाएगा, और अधिकतम जो है वो 100 गेंद का ही मैच होगा। तो यह एक नया फॉर्मेट है, यह एक नया फॉर्मेट, या फिर यह एक ऐसा पायलट फॉर्मेट है, या एक ऐसा इम्प्लीमेंट किया गया एक नया फॉर्मेट है, जहां पर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को लगा कि शायद इससे क्रिकेट के प्रति दर्शकों का और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। कम से कम इंग्लिश दर्शकों का इंग्लैंड, और ब्रिटेन के दर्शकों का इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और उधर के सारे दर्शकों का, यूरोपियन नेशन के दर्शकों का यहाँ पर रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण से यह फॉर्मेट शुरू हुआ। और यह जो
फिर से ओलंपिक की तरह यह भी पिछले साल ही शुरू होने वाला था, वर्ष 2020 में ही शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और यह इस वर्ष 2021 में शुरू हुआ 21 जुलाई से और यह खत्म होगा 21 अगस्त को। 1 महीने का यह पूरा टूर्नामेंट है जो कि शुरू हो चुका है। 2 से 3 मैच 4 मैच इसके हो चुके हैं, 21 तारीख से शुरू हो चुका है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। और इस क्रिकेट फॉर्मेट में चूँकि इसे एक नया क्रिकेट फॉर्मेट बनाया गया, तो इस क्रिकेट फॉर्मेट में बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए गए जो आम क्रिकेट से अलग हैं। यह सबसे पहला नियम, यह 100 बॉल का 100 गेंद का इनिंग का, एक इनिंग यहाँ पे 100 गेंद का होगा। दूसरा, यहाँ पर एक ओवर जो है वो 6 बॉल के 6 गेंद के ना होके या तो 5 गेंद के या तो 10 गेंद के होंगे, अर्थात यहाँ पर एक गेंदबाज या तो कम से कम 5 गेंद करेगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गेंद करेगा लगातार, और एक गेंदबाज मैक्सिमम अधिकतम 20 गेंद से ज़्यादा नहीं फेंक सकता है। और यहाँ पर 5 से 10 गेंद का ओवर होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, या तो 5 गेंद के बाद एक गेंदबाज बदलेगा या तो 10 गेंद के बाद गेंदबाज बदलेगा, और एक गेंदबाज 20 गेंद से ज़्यादा नहीं करेगा। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट यहाँ पे बॉलिंग साइड के द्वारा, ईच बॉलिंग साइड, प्रत्येक बॉलिंग साइड के द्वारा मैक्सिमम 2.5 मिनट का एक बार लिया जा सकता है। पावर प्ले यहाँ पर शुरू के 25 गेंदों का होगा, जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी जो हैं वो 30 गज की रेखा, 30 गज की सीमा के बाहर होंगे, और यहाँ पर 9 बॉल के 2 रन होंगे, जो अमूमन और हर क्रिकेट फॉर्मेट में 1 रन के हुआ करते थे, अब वो 2 रन के होंगे 9 बॉल। तो ये सब कुछ नियम हैं, और इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इस नए क्रिकेट फॉर्मेट में। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 8 टीम शामिल हुई है, और वो 8 टीम दोनों जेंडर की हैं, महिला और पुरुष दोनों। यहाँ पे महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट दोनों को शामिल किया गया है, और दोनों की 8-8 टीमें हैं। और यह जो 8 टीम है वो है मैनचेस्टर ओरिजिनल, नॉर्दर्न सुपरचार्जर, बर्मिंघम फोनिक्स, ट्रेंट रॉकेट्स, वेल्स फायर्स, लंदन स्पिरिट, ओवल इनक्रेडिबल्स और साउदर्न ब्रेव। तो ये 8 टीम हैं और ये क्रिकेट फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, आतंक समाचार यहाँ पर यही कहना चाहता है, आतंक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि यह एक नया फॉर्मेट है, दर्शकों को इसे देखना चाहिए। इसे देखने के लिए आप 3-4 जगह पे इसे देख सकते हैं, एक स्काई स्पोर्ट्स पे, एक BBC स्पोर्ट्स पे, और अगर आप भारतीय हैं तो आपके यहाँ स्काई स्पोर्ट्स और BBC स्पोर्ट्स नहीं आता तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम फैन कोड है। अब फैन कोड पे आप सब्सक्रिप्शन लेके फैन कोड के ऐप पर और फैन कोड के वेबसाइट पर जाकर इस मैच को देख सकते हैं। और यह मैच जो है एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट के तौर पे बनाया गया है, तो इसे ज़रूर देखना चाहिए, और यहाँ पर यह एनालाइज भी करना चाहिए कि क्या यह आगे चलने लायक है या नहीं है। लेकिन हाँ, यह एक नया फॉर्मेट है, समय की बचत है, कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है, और इंग्लैंड में शुरू हुआ है, तो फिर इसे देखने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। और यह कितना आगे सफल होता है नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, यह समय और यह एक नया समय को कम करने का, वक्त को कम करने का, और एक नया तरकीब है, नया फॉर्मेट है, क्रिकेट का नया फॉर्मेट है। तो आतंक यही उम्मीद करता है कि यह फॉर्मेट ज़्यादा से ज़्यादा चले और आने वाले समय में यह एक क्रिकेट के लिए रिवॉल्यूशनरी सेगमेंट बनता चला जाए। हालांकि ये अभी भी रिवॉल्यूशनरी है क्योंकि ये अपने आप में अनोखा है, लेकिन यह रिवॉल्यूशन और आगे चलता जाए और अच्छे तरीके से इसके प्रारूप चलते रहें, और यह अलग अलग देश, विश्व के अलग अलग देशों में भी इसकी शुरुआत हो, इसकी उत्पत्ति हो और अलग अलग जगहों पे चले। अब मैं आता हूँ अपने अंतिम विषय पे और बात करता हूँ भारत में एक बहुत बड़े बवाल का, भारत के संसद में उठे एक बहुत बड़े बवाल का, जिसका नाम है पिगैसस। एक ऐसा बवाल जो भारतीय संसद, भारतीय राजनीति और भारत में एक बवंडर बना हुआ है, एक ज्वालामुखी बना हुआ है। आखिर ये है क्या?
पिगासस एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पाईवेयर है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है। NSO का फुल फॉर्म है न्यू सालेब और ओमरी। न्यू सालेब और ओमरी, ये इसके 3 संस्थापक थे जिसके नाम पर NSO ग्रुप बना गया। ओमरी, लेवी, सालेब, हुलियो और न्यू कार्मी ने हालांकि 1 महीने के बाद ही, कंपनी के बनने के 1 महीने के बाद ही इसे छोड़ दिया। हालांकि इस कंपनी का नाम फिर भी NSO ग्रुप है। हालांकि इसमें से N जो है वो अब इस ग्रुप के संस्थापक सदस्य जो थे अब वो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन यह ग्रुप जो है वो NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जानी जाती है। और यह एक इजरायली कंपनी है जो इजराइल की राजधानी टेल अवीव के बगल में हर्जिलिया एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और यह चूँकि एक IT कंपनी है तो यह एक स्पाईवेयर बनाती है। यह और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को बनाने का काम करती है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है, अलग अलग IT सेक्टर में काम करती है। लेकिन इसका जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है इसके स्पाईवेयर सेगमेंट से, पिगासस से, जिसका नाम पिगासस है। तो यह एक स्पाईवेयर बनाती है, जासूसी का एक सॉफ्टवेयर बनाती है पिगासस। और यही पिगासस जो है आज ये पूरे भारत के लिए और दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक संकट का कारण या फिर एक चर्चा का कारण बना हुआ है। यहाँ पर जो हालिया मुद्दा है, जो तत्कालीन मुद्दा है, वह मुद्दा है भारत सरकार के द्वारा कराए जा रहे, कथित तौर पे कराए जा रहे लोगों के फ़ोन के टैपिंग का, लोगों के फ़ोन की जासूसी का। यहाँ पर यह आरोप लगे हैं एक न्यूज़ एजेंसी के द्वारा जिसका नाम द वायर है, उसके द्वारा एक और भी अलग अलग न्यूज़ एजेंसी और भी अलग अलग स्रोत के द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय सरकार, अभी की जो भारत सरकार है, वो अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पत्रकार के, डॉक्टर के, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों के भी यहाँ पे फ़ोन को टैपिंग करवा रही है, फ़ोन की जासूसी करवा रही है। बात आती है कि क्यों भारत सरकार ही क्यों करवा रही है, तो यहाँ पर बात आता है कि जो पिगासस है, जो NSO है, वो अपना पिगासस सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ सरकार को ही बेचता है और किसी को नहीं बेचता है। ये इसका नियम है, यह इसका रूल है। तो यहाँ पर भारत सरकार पे यह आरोप लगे हैं क्योंकि यहाँ पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों या फिर और भी बहुत बड़े बड़े नेता या फिर पक्ष के अपने ही मंत्री अश्विनी वैष्णव हों या फिर अलग अलग लोग हों, और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की बुराइयां गिनाते हैं या फिर माना जाता है कि वो सरकार के विरोध में पत्रकारिता करते हैं। इन सारे लोगों का नाम आया है। तो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पे भारत सरकार ने कथित तौर पे ये चीज़ करवाया होगा, भारत सरकार ने करवाया है, ऐसा आरोप कुछ मीडिया हाउस ने भारत सरकार पर लगाया है। हालांकि भारत सरकार ने बोला है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं करवाया है। यहाँ पे एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला है कि जब रमन सिंह या फिर रमन सिंह के समय में, जब वो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तो पिगासस के अधिकारी जो थे वो भारत में आए थे, भारत के छत्तीसगढ़ में आए थे और यहाँ के राजनयिकों से, यहाँ के नेता से जुड़े हुए, यहाँ के राजनेता से जुड़े हुए लोगों से मिले थे। तो यहाँ पे उन्होंने रमन सिंह से पूछा है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछा है कि आप इस पर अपना सफाई दें कि इस पर आपका क्या कहना है, आपने यहाँ पे क्या करवाया था, किसकी जासूसी करवाई थी और किसके लिए सॉफ्टवेयर लिया था, इस पर आपको अपना जवाब देना चाहिए। और भी अलग अलग लोग जो हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सदन में भी, चूँकि भारत का मानसून सत्र चल रहा है, तो यहाँ पर भी सदन में भी ये सारी चीज़ें हो रही है। हालांकि IT मंत्री, भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका कथित तौर पे खुद कहा जा रहा है कि उनका भी फ़ोन टैपिंग, उनका भी फ़ोन का जासूसी हुआ है, तो वहाँ पे जब वो सदन में, राज्यसभा में बोल रहे थे तो तृणमूल, कल की बात है, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उनके हाथ से ये सारा जो पिगासस से जुड़ा हुआ जो पत्र था, जो दस्तावेज था, उसे छीन कर फाड़ दिया, जो अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि क्या ये सही में हुआ है या नहीं हुआ है।
तो सरकार कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हमें करना भी होता तो मैं और भी बड़े बड़े लोगों का करता, ऐसे ऐसे लोगों का नहीं करता जिसका खुद लोग नहीं पहचानते, जिसे खुद लोग नहीं पहचानते, या फिर इनका करवाने से हमें क्या फ़ायदा। क्योंकि यहाँ पे एक फ़ोन टैपिंग की और एक जासूसी के यहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं, लगभग करोड़ में लगते हैं एक फ़ोन टैपिंग के। तो यहाँ पे जब इतने करवा रहे हैं तो इतने फालतू के इतने करोड़ रुपए मैं इन लोगों पे क्यों खर्च करता। और बहुत सारे मीडिया संस्थान भी कह रहे हैं कि सरकार इन सारे लोगों पे इतना करोड़ रुपया क्यों खर्च करती, और इस आधार पे इस खबर का खंडन किया जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, विपक्षी आरोप है, और इनसे जुड़े हुए जितने मीडिया हाउस हैं या फिर अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं वो इनका समर्थन करके ये सारी चीज़ें एक षड्यंत्र कर रहे हैं। और भारतीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि यह एक क्रोनोलॉजी है, या एक जानकर किया गया एक ऐसा चीज़ है जो समय समय पर ऐसा ऐसा चीज़ किया जाता है ताकि जो मानसून सत्र है या फिर आगे आने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चुनाव हैं, उसको ध्यान में रख के ये विपक्षी साजिश है और हमें इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। तो सरकार ने अपना पक्ष दिया है, विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है, मानसून सत्र के सदन को नहीं चलने दे रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आप ऐसे कह के नहीं बच सकते, इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हों, चाहे वो मोरक्को के प्रधानमंत्री हों, या फिर और भी अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष का भी नाम इसमें आया है कि यहाँ पर भी इन लोगों की भी जासूसी, फ़ोन की जासूसी करवाई गई है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा। क्योंकि ये सरकार को ही बेचा जाता है तो अलग अलग सरकारों के द्वारा इन सारे लोगों की भी की गई है। लेकिन हालांकि उसके बाद ये भी रिपोर्ट आया कि फ्रांस के राष्ट्रपति का नहीं कराया गया है फ़ोन टैपिंग। तो अश्विनी वैष्णव भी बोले कि मेरा भी फ़ोन टैपिंग, मेरा भी जासूसी नहीं हुआ। और भी बहुत सारे लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने खंडन किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। तो बात यहाँ पे आता है कि हुई है या नहीं हुई है, जांच तो होनी चाहिए। आतंक चाहता है कि जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि ये कह देना कि इनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि सरकार इन पे इतना फालतू का पैसा खर्च करे, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार की भी उतनी औकात नहीं थी कि अगर जनता वोट ना देती तो वो जाकर वहाँ पे अपना प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या फिर कोई भी मंत्री बन पाते। तो यहाँ पे किसी को उनके औकात के हिसाब से कहना कि मैंने ये चीज़ नहीं करवाया है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अनैतिक है। तो आतंक चाहता है कि करवाया है नहीं करवाया है, अगर आप सही हैं तो भी जांच करवाएं, अगर आप गलत हैं तो भी जांच करवाएं, और ये जांच होनी चाहिए। और जब ये आरोप लगे हैं तो आरोप का खंडन इस तरीके से नहीं होता, आरोप की जांच होनी चाहिए, और जांच के आधार पे जो सही होगा और जो गलत होगा वो अपने आप साफ हो जाएगा। तो आतंक क्लास में यही सरकार से आग्रह करता है, उम्मीद करता है कि इन सारी चीज़ों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर सरकार इसके लिए आरोपी पाई जाती है तो सरकार को यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा, यहाँ पे सरकार को यह चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आगे चलकर और ये सारी चीज़ें जो है वो अनैतिक, और अगर सरकार इस पर साफ क्लीन चिट मिल जाता है, अगर सरकार इसमें दोषी नहीं पाई जाती है, तो विपक्ष को भी और वो सारे मीडिया हाउस को भी सोचने होंगे कि वो सिर्फ भारत को बदनाम और सरकार को बदनाम करने के लिए जो वो सारे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी नहीं करना चाहिए। गलत है, अनैतिक है, इल्लीगल है, और ये कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है। तो आतंक लास्ट में यही कहना चाहता है कि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। नमस्कार।